हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं एसएससी जी इलेक्ट्रिकल का। ये एग्जामिनेशन 26 सितंबर 2019 को हुई थी। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 के 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेनली 100 क्वेश्चंस रहते हैं टेक्निकल सेक्शंस में। ओके, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले एज इट इज़, जो 26 सितंबर 2019 को पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। ये इसलिए आपको हम लोगों को देखना है अच्छे से ध्यान से, क्योंकि इसी के डिपेंडेंट आपको एक आइडिया पता लग जाएगी कि किस तरीके का एग्जामिनेशन में पेपर 1 का पैटर्न रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने अभी कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पे पोल डाला था कि आपको इसका सेशन चाहिए या नहीं करके। काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स है, इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट विल बी द टोटल पावर कंजप्शन फॉर द गिवन सर्किट शोन बिलो। यहाँ पे एक सर्किट गिवन है जिसमें दो बल्ब कनेक्टेड है इन सीरीज, लैम्प ए एंड लैम्प बी, विच वाज हैविंग अ पावर वोल्टेज ऑफ 100 watt and voltage of 200 volt. Similarly, 150 watt and 200 volts of सप्लाई वोल्टेज, दैट मीन्स रेटेड सप्लाई वोल्टेज ऑफ दिस बल्ब। ओके, ये हमको यहाँ पे एक सीरीज में कनेक्शन गिवन है। इसका टोटल पावर कंजम्पशन कितना था, तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, दैट इज 60 वैट्स। ओके, और इसका सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दिया है वो है पुराजित सरकार ने और आयुषी कुमारी में। ओके, सो शाउट आउट टू यू गाइस। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं नेक्स्ट हमारे सेशन में लूँ, ठीक है, तो आप इसके सेशन के एंड में जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सेशन कंप्लीट अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करना है। ओके, और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जो रिसेंट सेशन था वो था लैम्प बेस्ड एमसीक्यूज में, जिसमें हम लोग डार्क बल्ब, ब्राइटर बल्ब और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जाके देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 230 वोल्ट एंड इट ड्रॉस अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हीटर। एक हीटर है, हीटर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस। देखिए, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है दूसरे इसमें, एक तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर एक तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, या फिर और कोई एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। बेसिकली हीटर में कौन सा कन्वर्ट होता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी मिलता है। वो रेजिस्टेंस एक कंप्लीट एक रेजिस्टर रहता है जिसमें से हम लोग करंट फ्लो करते हैं। उसका जो रेजिस्टिव एलिमेंट इस तरीके का रहता है जिसमें से हम लोग जितना ज़्यादा करंट पास ऑन करेंगे उतना ज़्यादा वो हीटअप होगा, और उससे से कनेक्टेड जो कंडेंसिंग पाइप्स रहते हैं जिससे हमको गर्म पानी मिलता है। काफ़ी सिंपल सा इसका अप्रोच है। बस इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसका रेजिस्टेंस कितना है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको ओम्स लॉ आता है तो ये इसको आप करेक्ट कर सको, करेक्ट आंसर मार्क कर सकोगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। 230 वोल्ट है और करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 2 एम्पियर। तो हमें रेजिस्टेंस पूछा है। रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, वी बाय आर, वी बाय आई। वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट, और करंट कितना है, 2 एम्पियर्स, 115 एम्पियर्स। इतना डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं, बट मैंने आपको कुछ चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, द मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर विल बी गिवन इन। जो मीटर कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर में देखते हैं, मेजर करते हैं, या फिर किलोवाट आवर पर रिवॉल्यूशन में देखते हैं, या फिर किलोवाट पर रिवॉल्यूशन में, या फिर रिवॉल्यूशन पर किलोवाट में। आपको उसका करेक्ट आंसर बताना होगा। ठीक है, एज इट इज पेपर है गाइस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो हम लोग मीटर कांस्टेंट मेजर करते हैं रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर विल बी गिवन इन रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर। कितने रिवॉल्यूशंस लेता है वो पर किलोवाट आवर में। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस सेशन में मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर आपको और कुछ डिटेल एमसीक्यू चाहिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, हम लोग इस पेपर को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके और भी जो रिलेटेड पेपर्स है जैसे आफ्टरनून शिफ्ट्स वगैरह है वो भी हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कंसेप्ट के साथ में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन 2 kVA ट्रांसफार्मर, 2 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ अ आयन लॉस ऑफ 150। जिसके एक 2 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसके आयन लॉसेस है 150 वैट, और उसका जो फुल लोड कॉपर लॉस है 250 वैट। ठीक है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल अकोर एट व्हेन द लॉस टोटल लॉस इज इक्वल टू। यहाँ पे हमें पूछा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें कब मिलेगी, जब ट्रांसफार्मर के लॉस कितने होगी। यहाँ पे हमें को 4 ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन द कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू आयरन लॉसेस। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेन एवर कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू आयरन लॉस,
ये हमारी कंडीशन रहती है, आपको एग्जामिनेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हेन कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू आयरन लॉस, एट दैट टाइम हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है। इन दिस केस हमारे पास कॉपर लॉसेस कितने हैं 250 वैट और आयरन लॉसेस कितने हैं 150 वैट्स, ओके। तो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कॉपर लॉस कितने हैं, वो है 150 वैट। तो दैट मीन्स हमारे जो टोटल लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है, 150 प्लस 150 वैट, दैट इज 300 वैट, ओके। इस कंडीशन में क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी और ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है, जब हमारे कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे जो टोटल लॉस का कितने हो जाएंगे 150 प्लस 150 सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 150 हो जाएगा, इसलिए हमारा टोटल लॉस आ जाएगा 300 वैट, ओके। कुछ ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ओके। देखते हैं हमारा, सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के रिलेटेड यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है, ये आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है। ये वैसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। इट इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, नहीं, ये गलत है। द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर, करेक्ट, जिसमें हम लोग प्लस माइनस 2 सप्लाई फील्ड को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कांस्टेंट स्पीड मोटर, यस, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन होता है। द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, यस करेक्ट, द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था, ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इट इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, नहीं, ये सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। द फंक्शन ऑफ अ कंडेंसर इन अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो कंडेंसर एक इक्विपमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, वो किस लिए यूज़ करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, स्टीम को प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर कंडेंस को जो, या फिर कंडेंस यूज्ड स्टीम इनटू वाटर, कंडेंस करने के लिए जो स्टीम रहता है उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर कंडेंस वाटर करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग जो कंडेंसर यूज़ करते हैं, वी बेसिकली यूज इट टू फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर। कंडेंस करना, दैट मीन्स जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं स्टीम के, उसको हम लोग वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट हम लोग रीयूज कर सके, हमारे एफिशिएंसी बढ़ा सके, वाटर को रिसाइकल कर सके, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, कंडेंस यूज्ड स्टीम इनटू वाटर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू आइडियली कपल्ड कॉइल्स ऑफ 2 हेनरी एंड 8 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है हमें, दो हमारे पास आइडियली कपल्ड कॉइल्स है जिसका एक वैल्यू है 2 हेनरी और 8 हेनरी। आपको पता है इंडक्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं, हेनरी में, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वो होता है हमारा m इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ओके। यहाँ पे L1 क्या होता है हमारा, ये L1 और L2 है, ये हमारे सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये L1 और L2 ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चाहे वो छोटी से छोटी दिक्कत क्यों ना हो, ठीक है। आई टोटली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल फीडबैक, ओके। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को MCQ उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, ओके। और आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें जो भी SSC या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ हमारे कोचिफाई चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ओके। तो देखिए यहाँ पे K क्या है हमारा, K को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, हम लोग इसको कह सकते हैं लिंकिंग कोएफिशिएंट, ओके, लिंकिंग कोएफिशिएंट। यहाँ पे आइडियली कपल्ड है, दैट मीन्स इसका लिंकिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम लोग m निकालेंगे, दैट मीन्स हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाले k, दैट मीन्स 1 इंटू अंडर रूट ऑफ L1 और L2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 8, दैट इज 16। तो आपको पता है अंडर रूट ऑफ 16 दैट मीन्स क्या होता है 4, दैट मीन्स उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो होगा 4 हेनरी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ अ लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। किसमें लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, ठीक है। केरोसिन ऑयल में, हाइड्रोजन में, LPG में, या फिर वुड में। केरोसिन ऑयल में तो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन और LPG में। हाइड्रोजन में तो बहुत ज़्यादा रहती है, LPG में भी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू केरोसिन ऑयल। वुड में सबसे ज़्यादा लीस्ट मतलब सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, ओके। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वुड। किलो जूल पर ग्राम से हम लोग इसको मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को। और अगर आपको मैं बता दूं वुड का रहता है अप्रोक्सीमेटली 17 किलो जूल
पर ग्राम्स। ओके, ये उसका कैलोरीफिक वैल्यू रहता है। ओके, देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मैग्नेटिक सर्किट इज अप्लाइड विद अ करंट दैट चार्जेस एट अ रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकंड, द सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, देन द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। एक मैग्नेटिक सर्किट है जिसको हम लोग, जिसमें करंट चेंज हो रहा है कौन से रेट से, 5 एम्पियर पर सेकंड के रेंज से, सेकंड्स के रेंज से, रेट से करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसका जो इंडक्टेंस है वो है 2 हेनरी। तो हमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग को निकालना है। तो हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, VL इज इक्वल्स टू माइनस एल di/dt। करेक्ट, यहाँ पे VL क्या हो गया हमारा, VL हो गया वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल। ओके, L क्या हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया हमारा। di और बाय dt ये क्या हो गया हमारा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, और यहाँ पे जो निगेटिव साइन है मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये निगेटिव साइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें क्या बताती है, लेंजेस लॉ। ये लेंजेस लॉ की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, इसलिए ये हमको यहाँ पे बताता है लेंजेस लॉ, दैट मीन्स नेगेटिव। आपको उसका स्टेटमेंट पता ही होगा। तो हमारे पास L कितना है, L है हमारे पास 2, di/dt कितना है हमारा 5 एम्पियर पर सेकंड। दैट मीन्स हम लोग VL निकाल सकेंगे विच विल इक्वल्स टू -2 × 5। L हमारे पास निकल गया, ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास करंट का रेट ऑफ चेंज कितना है, 5 एम्पियर। दैट मीन्स -10 वोल्ट विल बी आवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, ध्यान में रखिएगा -10 यहाँ पे, माइनस साइन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल हियर। ओके, option B will be correct answer in this case. We'll move on to the next question, which is question number 9. A 200 volt DC machine has a RA, that means armature resistance, is equals to 0.5 ohms, and the full load current IA is 20 amperes. Determine the induced EMF when the machine acts as a motor. एक DC मशीन है जो हम लोग मोटर ऑपरेशन में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। जो वोल्टेज होता है, अप्लाइड वोल्टेज, वो रहता है, उसमें एडिशन रहता है बैक EMF प्लस जो ड्रॉप्स होता है आर्मेचर में IA × RA, ये होता है। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाता है DC जनरेटर में। मैं आपको बाद में बता दूंगा जब भी उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, V क्या होता है, ये हमारा होता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, IA क्या होता है हमारा आर्मेचर करंट, और RA क्या होता है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है 200 वोल्ट। ओके, EB हमें निकालना है, क्योंकि यहीं पे हमें निकालना है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ। वही क्या हो गया उसका मीनिंग, EB बैक EMF। ठीक है, जो अपोज करता है, EB प्लस 20 × 0.5। ये 20 × 0.5 कितना होगा, 10। ठीक है, ये यहाँ पे 10 चला जाएगा, 200 में से 10 गया, कितने बचे, 190। ये हो गया हमारा EB। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। ओके, 190 वोल्ट्स। काफ़ी सिंपल सा था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, द बिलो सिंबल विच इज़ यूज्ड इन अ सिंगल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो सिंबल गिवन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके, ऑप्शन C, ये जो सिंबल है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वेव इज 2 × मैक्सिमम वैल्यू 0.637 मैक्सिमम वैल्यू, √2 × मैक्सिमम वैल्यू, या फिर 0.5 × मैक्सिमम वैल्यू। काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। देखिए हमारी एक साइनोसाइडल वेव हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से साइनोसाइडल वेव हमने ड्रॉ कर ली। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा 63.7% पे, ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू, और हमारा हो गया RMS वैल्यू यहाँ पे 0.707 पे। ठीक है, ये हो गया हमारा पीक वैल्यू। और आपको मैं बता दूं, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वेव कितना रहता है, 0 रहता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बट हम लोग एवरेज वैल्यू जो निकालते हैं साइनोसाइडल वेव की, वो सिर्फ हाफ वेव के लिए निकालते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम लोग प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, दोनों भी पिक्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज मान लेते हैं, ओके, तो इन दिस केस ये कंप्लीट एक साइकिल होगी। यहाँ तक एक 1 साइकिल हम लोग लिखते हैं इसको। और ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वेव इज 0। ओके, सो दैट इज वाई वी यूज टू टेक एवरेज ऑफ हाफ साइकिल। तो यहाँ पे RMS वैल्यू क्या होती है हमारे, RMS वैल्यू होते हैं हमारी 0.707 × VP, और हमारी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हमारी 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। ये हमारी होगी मैक्सिमम वैल्यू VP। ठीक है, यहाँ पे
VPA। ओके, तो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड EMF ऑफ अ 3-phase 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैविंग अ स्लिप ऑफ 10%। यहाँ पे स्लिप है, स्लिप कितना है हमारे पास, 10% है। ओके, तो इस केस में क्या होगा था आपको पता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF जो रोटर साइड में रहते हैं उसको हम लिखते हैं FR, वो रहती है S टाइम्स ऑफ F, स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे स्लिप कितना है, 10% है, परसेंट को हटा देंगे, डिवाइड बाय 0 करेंगे तो हमारे पास स्लिप आ जाएगा 0.1। ओके, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, सप्लाई 50 हर्ट्ज है, तो सिंपल आ जाएगा 0.1 इंटू 50 हर्ट्ज। ओके, ये काफ़ी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमारे जो SSC JEE की हमने सुपर MCQ सीरीज़ है, उसमें हम लोग चैप्टर वाइज 30 प्लस हमने सेशंस लिए, हाफ एंड मोर देन 30 मिनट्स के प्लस। उसमें हमने सारे पेपर 1 के जो कॉन्सेप्ट्स आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी लगता है, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, देखिए मैं मेजोरिटी ऑफ जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका कमेंट मेजोरिटी ऑफ टॉपिक पे आता है, उसके मैं सेशंस लाने का ट्राई करता हूँ। इसलिए आपके मन में जो भी कमेंट कोई जो भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। ओके, तो 0.1 इंटू 50 हर्ट्ज विल बी 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज विल बी द करेक्ट आंसर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड EMF, रोटर में जो भी इंड्यूस्ड EMF हो रहते हैं उसका हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 हर्ट्ज। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H ऑफ अ लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट I एट अ डिस्टेंस R इज इक्वल्स टू वॉट। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर है I बाय ट्वाइस पाई आर। ओके, इसका काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको मतलब एक प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी अलॉन्ग द कंडक्टर कैरिंग करंट I एट अ डिस्टेंस R इज I बाय ट्वाइस पाई आर। ओके, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्साइटेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर फेल्स, देन इट एक्ट्स एज अ सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर या फिर एक इंडक्शन मोटर या फिर इंडक्शन जनरेटर। तो जब एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर का फेल हो जाता है तो वो एक्ट करता है एज अ इंडक्शन जनरेटर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट विच गेट। यहाँ पे एक लॉजिक सर्किट गिवन है। ओके, यहाँ पे कुछ गेट्स यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे हमें दो इनपुट हमें गिवन है, A और B, और Q जो हो गया हमारा, ये आउटपुट हो गया। ये काफ़ी इजी है, मैंने काफ़ी बार हमने लॉजिक सर्किट के गेट में इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो इसका जो आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट है ये है नैंड गेट। मैं आपके लिए ये होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। उसका मैं आपको टेक्निक भी बता देता हूँ। यहाँ पे नॉर गेट है तो आपको नॉर गेट का ट्रूथ टेबल आपको लिखना है और यहाँ पे 0-1 के कंडीशन में आपको नैंड गेट के साथ वेरीफाई करना है। ठीक है, नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है 0001 1011, इसके लिए 1 1 1 ये 0। ठीक है, नैंड गेट का जस्ट अपोजिट ऑफ एंड गेट है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है इसके लिए, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, वो है हमारा ऑप्शन डी विच इज नैंड गेट। ओके, अगर आपको नहीं भी आता तो डोंट वरी, मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट सेशन। ओके, कोई इतना वो हार्ड क्वेश्चन नहीं था। The next question is the direction of arrow represent the direction of dash when the diode is forward bias। एक डायोड है हमारा, या कि ओके, ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन ऑफ एरो है ये हमें क्या दिखाता है? सो इट इज़ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो। ओके, ये हमारा कन्वेंशनल करंट होता है जो हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी will be the correct answer. We'll see the next question. In the circuit shown, the pressure coil of a 2 wattmeters are connected to। यहाँ पे जो प्रेशर कॉइल कनेक्टेड है ये हम लोग बेसिकली पावर मेजरमेंट बाय 2 वाटमीटर मेथड में ये देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 फेजेस है, ठीक है, जिसको हम लोग 2 वाटमीटर, सिर्फ हम लोग 2 वाटमीटर यूज़ करके ही मेजर कर सकते हैं 3 फेज पावर। ओके, ये हो गया हमारा 2 वाटमीटर मेथड। तो यहाँ पे जो सर्किट में गिवन है 2 प्रेशर कॉइल्स गिवन है यहाँ पे। ओके, तो कहाँ पे कनेक्टेड है ये हमें पूछा गया। सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करता आना चाहिए, ये जो हमारा वाटमीटर यहाँ पे करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल कौन सी है। यहाँ पे जो आपको सीरीज़ में देख रही है ये है हमारी करंट कॉइल और ये जो पैरेलल में कनेक्टेड है ये हुआ है हमारा प्रेशर कॉइल। इस केस में यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेशर कॉइल जो है दोनों भी वाटमीटर के कहाँ कनेक्टेड है, कौन से फेज़ में कनेक्टेड, न्यूट्रल में, बी फेज़ में, वाई फेज़ में या फिर आर फेज़ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों भी
कौन से फेजेस में कनेक्ट है, बी फेजेस में, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफ़ी अगर आप एनालिटिक्स देखते हो उसके, या फिर अगर आप एनालाइज करते हो कुछ चीज़ें, तो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, यही टाइप के एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए रिसेंट पेपर है, आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पेपर 1 में आपको देखने को मिलते हैं। पेपर 2 में थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट हो जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिलीज होंगे, जो लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर इज बेसिकली अ डैश मोटर। एक शेडेड पोल मोटर जो है वो कौन सी मोटर रहती है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, वो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रहती है। बिकॉज शेडेड पोल मोटर इज सिंपली अ सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर हुज वन ऑफ द पोल इज शेडेड बाय अ कॉपर रिंग। इसका जो एक पोल रहता है, ठीक है, ये शेडेड रहता है, ठीक है, यहाँ पे शेडिंग बैंड यहाँ पे लगा गया। इससे क्या हो जाता है कि वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एक हमें एक जर्क मिलता है, ओके, जो एक हमें पुश मिलता है, जिससे हम लोग सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं इस मोटर को। ओके, सो इट इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, याद रखिएगा, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। शेडेड पोल मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर विच इज क्वेश्चन नंबर 19। अ कॉइल इज वाउंड विद अ 50 टर्न्स। एक कॉइल है जिसको 50 टर्न से वाउंड किया गया है, और उसमें से 8 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है फ्लक्स 200 माइक्रो वेबर्स का। हम लोग फ्लक्स किस में मेजर करते हैं, वेबर, ओके, यूनिट है इसका, ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। मैं ये भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि सेशन में अपना छोटी से छोटी जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है, जितना भी मैं एनालाइज करता हूँ वो आपको सारी चीज़ें बताने का ट्राई करता हूँ, इसलिए सेशन को विदाउट स्किप करके दिखा करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको डिले कर दे, बाद में देखें, लेकिन एक बार सेशन चालू करने के बाद कंप्लीट एक एज अ क्लास उसको लीजिएगा। काफ़ी मैं यूजफुल चीज़ें आपको बताता हूँ, ओके, बहुत ही कम टाइम में। ओके, तो इसको हमें इंडक्टेंस निकालना है कॉइल का। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल इज इक्वल्स टू N/I। N क्या हो गया हमारा, N हो गया हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, फाई क्या हो गया हमारा फ्लक्स, I क्या हो गया हमारा करंट, ठीक है। ये तीनों भी चीज़ें हमारे पास गिवन है। ओके, तो हम लोग सिंपली L निकाल लेते हैं। L इज इक्वल्स टू 50 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁶। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप खुद की भी प्रिपरेशन अच्छे से चालू रखिएगा। सो इसको सॉल्व करते आपको मिलेगा 1.25 मिली हेनरी। ध्यान में रखिएगा, मिली दैट मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो आता है तो 10⁻⁻6 होता है, नैनो दैट मीन्स 10⁻⁹, पिको 12। ओके, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। कुछ डुएबल क्वेश्चन रहते हैं, आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल से, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। If the copper loss of a transformer at a half load is a 400 watt, then the copper loss corresponding to the full load। हाफ लोड पे जो कॉपर लॉस है हमारा, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का, वो 400 वाट का, ठीक है। देन द कॉपर लॉस एट करस्पॉन्डिंग टू द फुल लोड। ध्यान में रखना होगा आपको, WCU जो कॉपर लॉस रहता है वो रहता है x² टाइम्स ऑफ WCU फुल लोड पे, ठीक है। जो कॉपर लॉस हमारा फुल लोड पे रहता है उसके x² टाइम्स से हमारा कॉपर लॉस रहता है। तो x² जो होगा हो गया हमारा, होगा परसेंटेज, तो हम लोग हाफ है बोल रहे थे, ठीक है। x क्या हो जाएगा 50%, तो हम लोग उसको परसेंट का साइन हटा देते, डिवाइड बाय 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.5। ओके, तो इन दैट केस हमें कॉपर लॉस एट फुल लोड निकालना है, ठीक है। तो WCU फुल लोड अगर हम लोग निकालते हैं तो हमें निकलेगा, दैट मीन्स WCU फुल लोड इंटू हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा x का वैल्यू है 0.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, करेक्ट, 400 वैट। ओके, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते तो यू विल गेट अ WCU फुल लोड एज अ 1600 वैट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द voltage across the disk nearest to the conductor multiplied by the number of disk defined as the ratio of conductor voltage and the voltage across the disk nearest to the conductor multiplied by number of disk। ठीक है, जो यहाँ पे V3 लिखते हैं हम, जो हमारा नियरेस्ट ऑफ कंडक्टर, मान लो ये कुछ इस तरीके से इंसुलेटर है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या नियरेस्ट ऑफ जो कंडक्टर है इसके पास का जो इंसुलेटर का जो वोल्टेज रहता है, एंड दैट मीन्स 3 टाइम्स ये हो गया हमारा V3। यहाँ पर जो वोल्टेज रहता है इसको हम लोग कहते हैं
स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डिस्क इज डिफाइंड एज अ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सपीरियंसेस द चेन रिएक्शन। इसमें से कौन से पावर प्लांट चेन रिएक्शन एक्सपीरियंस करते हैं? काफ़ी सिंपल सा है, थर्मल पावर प्लांट में तो चेन रिएक्शन रहता नहीं है, हाइड्रो में एक नॉर्मल इसका वर्किंग रहता है, गैस में भी नहीं होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग चेन रिएक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूरेनियम U-235 हम लोग एज अ मेन फ्यूल यूज़ करते हैं, ओके, जिसकी चेन रिएक्शन में हम लोग इसकी एक चेन रिएक्शन रहती है जिसमें से हम लोग एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम लोग यूज़ करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली। At a three-phase induction machine, when it is operating like a motor, the range of S slip is given by. Slip क्या होता है? Difference between synchronous and rotor speed, actual rotor speed. Okay? तो जब वो मोटर इंडक्शन मशीन एज अ मोटर ऑपरेट होती है तो उस टाइम पे जो स्लिप का वैल्यू रहता है वो रहता है लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. बट इन द ब्रेकिंग रीजन स्लिप इज ग्रेटर देन 1, बट इन जनरेटिंग रीजन स्लिप इज लेस देन 0. यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टॉर्क स्लिप कर्व है 3 फेज इंडक्शन मशीन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Next question is, which of the following losses is together called as iron losses? Hysteresis losses and copper loss, hysteresis and frictional loss. इसमें से कौन सा एज अ टुगेदर अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो वो एज अ आयन लॉस हो जाएगा. तो ध्यान में रखिएगा आपको एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस जब हम लोग ऐड करते हैं तो विल गेट अ आयन लॉसेस. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. We'll see the next question. The next question is, dash is a tube that brings the water to the turbines. तो इसका करेक्ट आंसर है पेन स्टॉक. ये पेन स्टॉक एक ट्यूब होता है जो वाटर को टर्बाइंस पे बम्बार्ड करता है. ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. ये हो गया हमारा पेन स्टॉक. यहाँ पे आप अगर डैम देख सकते हो, डैम से यहाँ पे जो सॉइल टैंक में प्रेशर चैनल के थ्रू जो पानी आता है, यहाँ पे पावर हाउस में यहाँ पे जनरेटर कनेक्टेड रहता है. ठीक है, ओके. तो इसका काम होता है जो रिजर्वायर का पानी रहता है वो थ्रू चैनल प्रेशर चैनल यहाँ पे पावर हाउस पे ले आए. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. आई एम ट्राइंग टू कवर एज क्विक एज पॉसिबल एंड एज डिटेल एज पॉसिबल सो दैट आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर हो सके, क्योंकि हमें आगे भी मॉक टेस्ट भी देखनी है और हमें बाकी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस करने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज्ड इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. क्वेश्चन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम लोग क्यों यूज़ करते हैं सिंगल फेज मशीन में? क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग एट अ एप्रोप्रिएट इंस्टेंट. स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग जो रहती है हम लोग उसको कट ऑफ कर सके. ठीक है, एट अ सर्टन एक कुछ 60 to 75% पे जब वो स्पीड अचीव हो जाती है तब स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी कट ऑफ हो जाती है. इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है सेशंस में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two identical coils A and B of 100,000 turns each lie in a parallel plane such that 80% of the flux produced by one coil links to another. एक दो आइडेंटिकल कॉइल है जिसका 1000 टर्न्स, ये एक टर्न्स रेशियो है. ठीक है, वो लिंक कर रही है पैरेलल में सो दैट 80% जो फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन कॉइल विल लिंक टू अनदर कॉइल. सिर्फ 80% फ्लक्स लिंक हो रहा है अनदर कॉइल विद, दैट मीन्स N2 512 हम लोग लिख लेते हैं. If a current of 5 amperes flowing in A produces a flux of 0.05 milliweber, then the flux linking with the coil B is, ये हमें कितना फ्लक्स लिंक होगा ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें सीधा क्वेश्चन का ये बाकी सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग है. 80% जो फ्लक्स है वो हमारा लिंक हो रहा है. ओके, तो हम लोग सिंपली जो हमारा मेन फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग 80% से मल्टीप्लाई करते हैं. 0.05 मिलीवेबर इंटू 80%, दैट मीन्स 80/100. ओके, यू विल गेट 0.04 मिलीवेबर एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि दो कॉइल्स हमने यहाँ पे, मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डायग्राम में इंक्लूड कर रहा हूँ. बेसिकली डायग्राम नहीं थी उसमें. ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉइल दिख रहा होगा और ये हमारा सेकंड कॉइल है.
कॉइल ए एंड कॉइल बी, ये हमारे फ्लक्सेस लिंक हो रहे हैं। इसमें से जो भी करंट फ्लो होगा उसमें से यहाँ पे इसके सराउंडिंग कुछ फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, वो लिंक करेंगे सेकंड कॉइल को। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो कितने फ्लक्सेस N2 को लिंक हो गए, इस कॉइल को लिंक हो गए, ठीक है, जो ए कॉइल से हम लोग प्रोड्यूस करें। तो 5 एम्पेयर्स फ्लोइंग इन ए, दैट मीन्स कॉइल ए में जो 5 एम्पेयर्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये कितना फ्लक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0.05 मिली वेबर। इसमें से 80% लिंक हो रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, बी कॉइल में कितने फ्लक्सेस आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे 0.04 मिली वेबर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डी फाई इज द ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ एरिया डी ए, द इल्यूमिनेंस इज गिवन एज, ठीक है, देन एट दैट टाइम इल्यूमिनेंस इज गिवन एज डी फाई बाय डी ए। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इल्यूमिनेंस इज द टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। ओके, काफ़ी फास्ट में लिखा है मैंने, दैट इज इल्यूमिनेंस इज द टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स हम लोग डी साई में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, लुमेन पर एरिया, पर एरिया, इसको हम लोग कहते हैं टोटल इल्यूमिनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, डी फाई बाय डी ए। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ अ एसी सर्किट इज इक्वल्स टू, काफ़ी बार मैंने डिस्कस भी किया, काफ़ी बार मैं आपको बोलते भी रहता हूँ कि जो जब भी हम लोग शॉर्टकट सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज गिवन बाय आर बाय जेड। काफ़ी बार हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आर बाय जेड, ठीक है। तो यहाँ पे जेड के क्या हो गया हमारा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जेड क्या हो गया होगा, जेड क्या हो गया हमारा, इम्पिडेंस। देखिए मैं इस क्लास में इतना मैं आई थिंक मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा वो आपको थोड़ा स्लो चाहिएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सो दैट आपको मैं आपके अकॉर्डिंग मैं मेरे जो सेशंस रहते हैं उसको मोल्ड कर सकूं, सो दैट आपको बेटर एंड आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। हम लोग को 50 क्वेश्चंस कवर कराने, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस सेशंस आपने सारे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे, तभी जाके आपको इस टाइप के जो भी हम लोग पढ़ा रहे, क्विक रिविजन ले रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तो आपको समझ में आ गए। ओके, सो प्लीज़ डू चेक आउट माई प्रीवियस ईयर सेशंस एंड डू शेयर देम एज वेल। आर इज इक्वल्स टू हो गया हमारा रेजिस्टेंस और एक्स हो गया हमारा रिएक्टेंस। ओके, और आपको पता है पावर फैक्टर हमारा यूनिटी कब होता है, जब हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रहता है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, cos phi is equals to r by z। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 30। डैश पावर प्लांट इज द प्लांट विच यूजेस द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इस कोर्स में से प्लांट यूज़ करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, विंड या फिर न्यूक्लियर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में नहीं होता है, थर्मल में नहीं, विंड में, करेक्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प, सॉरी यहाँ पे पहले, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज़ द शॉर्टेस्ट और लेस लाइफ स्पैन इन अ वर्किंग आवर्स। इसमें से कौन सा लैम्प को लेस वर्किंग आवर्स रहते हैं, ठीक है, जिसके जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ रहती है वो कम रहती है, तो उसका करेक्ट आंसर इनकैंडेसेंस लैम्प। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एवरेज रेटेड लाइफ टाइम आवर्स में गिवन है। इनकैंडेसेंस लैम्प का दैट मीन्स 750 टू 2000 RC वो चलता है कंप्लीट, उसकी लाइफ साइकिल रहती है। सबसे ज़्यादा लाइफ साइकिल रहती है हमारी एलईडी बल्ब्स की, दैट इज़ इट रेंजेस फ्रॉम 35,000 टू 50,000 आवर्स तक की उसकी लाइफ स्पैन रहती है, ठीक है। ये चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चार्ट नहीं भी ध्यान में रखा होगा तो आपको बताइए, यूजुअली जनरली वी डू हैव अ मैक्सिमम लाइफ साइकिल्स ऑफ एलईडी एंड अ लीस्ट ऑफ अ इनकैंडेसेंस बल्ब। Let's see the next question, which is question number 32. Dash is the measuring unit for inductive susceptance. इंडक्टिव ससेप्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं मोह में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। हम लोग लिखते हैं y को कहते हैं एडमिटेंस, y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी। ओके, g क्या हो गया हमारा कंडक्टेंस, और B क्या हो गया हमारा ससेप्टेंस। देखिए हम लोग जैसे इम्पिडेंस में लिखते हैं ना, Z इज इक्वल टू आर प्लस
माइनस जे एक्स। ओके, ये हो गया हमारा रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस उसी तरीके से रेजिस्टेंस का अपोजिट रहता है कंडक्टेंस, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और रिएक्टेंस का जो अपोजिट रहता है, इनवर्स रहता है, वो रहता है ससेप्टेंस। इनको हम लोग मोह में मेजर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 33। द चीप एंड टेम्पररी सिस्टम फॉर इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग हमको काफ़ी सस्ते में अगर करनी होगी तो हम लोग क्लेट वायरिंग यूज़ करते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 33। रिलेट रिलेक्टेंस विद द फॉलोइंग। रिलेक्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम्पियर टर्न्स पर वेबर में। ठीक है, एम्पियर पर वेबर में। जैसे हमारा रेजिस्टेंस रहता है आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई, इसी तरीके से हमारा रिलेक्टेंस, जिसको हम लोग एस में मेजर करते हैं, वी दैट मीन्स क्या हो गया हमारा फ्लक्सेस। ओके, या फिर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एम एम एफ इज इक्वल्स टू रिलेक्टेंस इनटू फ्लक्स। ओके, तो एम एम एफ बाय हम लोग फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स हम लोग किस में मेजर करते हैं? वेबर में। एम एम एफ हम लोग किस में करते हैं? एम्पियर टर्न्स में। ठीक है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ए बाय वेबर दैट मीन्स इट इज नथिंग बट एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? डैश इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टे वायर, अर्थ वायर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो हम लोग गैल्वेनाइज स्टील यूज़ करते हैं स्टे वायर के लिए, अर्थ वायर के लिए, स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट रहते हैं जो हमारे टावर्स के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग उसमें गैल्वेनाइज स्टील यूज़ करते हैं। ओके, so we'll see the next question which is again a very simple question. A synchronous motor runs at a 600 rpms. which of the following case is true? हमारे सिंक्रोनस मोटर का जो फॉर्मूला रहता है सिंक्रोनस स्पीड का, ns इक्वल्स टू 120 f बाई पी। एफ पी क्या हो गया? नंबर ऑफ पोल्स। एफ क्या हो गया हमारा? फ्रीक्वेंसी। ns हो गया हमारा सिंक्रोनस स्पीड। तो इस केस में हमको चारों भी कंडीशन आपको देखना है। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन में देखते हो अगर आप, ns इज इक्वल्स टू 720 आता है। सेकंड कंडीशन में अगर आप देखते हो तो एन एस इज इक्वल्स टू 600 आरपीएम आता है। मैं इसी को सॉल्व करके बताता हूँ। एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी। ओके, एफ कितना है हमारा? 120 इंटू एफ इस केस में, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 60। और पोल्स कितने हैं हमारे? 12 फाइजा। ठीक है, 120 फाइजा 600। ये हमारा वेरीफाई हो गया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, the next question is the motor whose rotor and rotating magnetic field of the stator rotates at the same speed is called। जिसकी रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है स्टेटर की वो सेम स्पीड पे रोटेट करती है, उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस मोटर। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने रिसेंटली अभी मैथ्स मैराथन सेशन लिया, अपलोड किया कोचिफाई पे। अगर आपने कोचिफाई चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं आपको बता दूँ, आपकी जो एग्जामिनेशन रहती है उसमें आपको जो नॉन टेक्निकल पोर्शन में मैथ्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। मैं बता दूँ, जितना आप टेक्निकल प्रिपेयर कर रहे हो उतना आप नॉन टेक्निकल भी प्रिपेयर करो। इसको अगर आप निगलेक्ट कर दोगे तो आपका जो कट ऑफ रहेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी लोगों से मैंने एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी लोगों ने मुझे इसका रिव्यू दिया है। ठीक है, जिनका टेक्निकल तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, जिनको अबव देन नॉर्मल उनको मार्क्स मिले, बट नॉन टेक्निकल में कुछ पोर्शंस में वीक रहने के कारण उनका पेपर नहीं क्लियर हो पाया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमने मैथ्स की मैराथन सेशन लिया है उसमें आपके जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशन में पूछे, वो हमने एक ही सेशन में 5+ ज़्यादा घंटे में एक ही सेशन में कवर कर लेते हैं। आप यहाँ पे इंडेक्स में देख सकते हैं, नंबर सीरीज से लेके हुए प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के एग्जाम्पल्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, सारी चीज़ें हमने एक सेशन में अपलोड किया है। अगर आपको इसको से देखना होगा तो यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जाके प्लीज़ देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए, आपको उसको देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 38। इस केस में क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स एम्प्लॉयज अ बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है? दो मेटल्स को कंबाइन करते हैं, मेटल 1 और मेटल 2, इसको कंबाइन करती है। इससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इससे करंट फ्लो होता है, जब हम, ये बायमेटेलिक स्ट्रिप है समझ लो कुछ इस तरीके से। ओके, ये हम लोग बेसिकली फ्लोरोसेंट लैम्प में यूज़ करते हैं। आपने जो स्टार्टर देखा होगा आपके घर पे, ठीक है,
कुछ इस तरीके से ये होगी बायोमेटालिक स्ट्रिप। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको अभी समझा देता हूँ वो कैसे वर्क करती है। इनिशियली जब करंट आता है तो इसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो इनिशियल करंट फ्लो होता है स्टार्टर में से, इसके बीच में आपने देखा होगा आपके घर पे जब हम लोग पुराने ज़माने में ये लैंप्स यूज़ करते थे, यहाँ पे इनिशियल आर्क प्रोड्यूस होता है। इसके हीट के कारण जो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या करती है वो बेंड हो जाती है और इससे स्विच है, ये देखो यहाँ पे बेंड होकर ये स्विच क्लोज हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही वो बायोमेटालिक स्ट्रिप ये कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और इस केस में ये हमारा जो करंट है बाय ये जो हमारे ट्यूबलाइट रहते हैं इसमें से आयनाइज होके ये हमें प्रकाश देने लगता है, ये हमें लाइट ग्लो होता है, ठीक है। ये इसका वर्किंग है। तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप हम लोग फ्लोरोसेंट लैम्प में यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द सर्किट। यहाँ पे आपको शंट फील्ड देखने को मिलता है, सीरीज फील्ड, यहाँ पे सप्लाई है, ईजी है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? ये होगी हमारे डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पे शंट एक लॉन्ग शंट यहाँ पे कनेक्ट किया है पैरेलल में विद अ सीरीज फील्ड एंड अ आर्मेचर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टमीटर शोन इन द सर्किट रीड्स। यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। वो कितना वोल्टेज रीड करेगा? यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करते हो इस सर्किट को तो आपको वोल्टेज डिवीजन रूल अगर आपको पता है तो इससे आप इसको काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ में वोल्टेजेस, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है 250 मेगा ओम्स के, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई भी गिवन है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मेजर करते हैं VR1, ये हो गया हमारा VR2। अगर ये हमारा VR2 का अगर हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं जिसके सब अकॉर्डिंग हम जिसके टोटल हमने सप्लाई ले लिया, जिसके अकॉर्डिंग जिसके अक्रॉस हमें सप्लाई मेजर करना है वो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 250 मेगा ओम्स, ओके, अपॉन R1 प्लस R2, दैट मीन्स 250 प्लस 250 500 मेगा ओम्स, ओके। और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, ओके। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 अपॉन 500 इंटू 250, 2 ज़ा 12 ज़ा, दैट मीन्स 12 वोल्ट, ओके। कितना मेजर करेगा 12 वोल्ट, ओके, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी सेम है। अगर डिफरेंट भी होती है तो आपको वोल्टेज डिवीजन रूल आना चाहिए, उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देन वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? टू coupled coils with L1 and L2 is equals to 0.5 Henry have a coupling coefficient of K is equals to 0.75। यहाँ पे आइडियली कपल्ड था, वहाँ पे कितना था 1 था। अभी हमारे पास K का वैल्यू गिवन है 0.75। देन हमें टर्न्स रेशियो निकालना है। L हम लोग कैसे निकालते हैं? L इज इक्वल्स टू म्यू 0 n स्क्वायर A बाय L, ओके। L क्या हो गया हमारा? लेंथ, ठीक है। इस केस में हमारे पास रेशियो रहता है L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। यहाँ पे L1 और L2 हमें सेम है 0.5 हेनरी, ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.5, ये कैंसिल हो जाएगा 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा N1 बाय N2 विल बी इक्वल्स टू 1, ओके। इन दिस केस बिकॉज आपको ध्यान में रखना होगा जो सेल्फ इंडक्टेंस रहता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, दैट इज N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। ये इंपॉर्टेंट है टर्म, ठीक है। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सो विल सी द क्वेश्चन नंबर 42 विच इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस केस में क्या हो रहा है? इफ अल्टरनेटर ऑपरेटिंग एट अ यूनिटी पावर फैक्टर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। अगर अल्टरनेटर एक यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज जो रहता है वो रहता है लेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? विच इज EG0 माइनस V0 अपॉन VT इंटू 100, ओके। इस केस में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। अगर अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे देन उसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा लेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन के साथ में, ओके। और आपको 3 में वैसे कुछ मेजर रीजंस भी बता देता हूँ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अल्टरनेट में। सबसे पहला है हमारा आर्मेचर सर्किट वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, आर्मेचर रिएक्टेंस भी होता है, आर्मेचर रिएक्शन भी होता है। दीज आर सेवरल कॉजेज विच फॉर द वोल्टेज ड्रॉप इन द अल्टरनेटर, ओके। We'll see the next question, which is question number 43. In this case, in a full load rectifier circuit shown in the figure, the diodes that conduct when a positive half wave of AC signal applied as, अगर हमारी यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करते हैं,
ठीक है, फर्स्ट साइकिल में पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पीक में हमारा कुछ इस तरीके से डायरेक्शन रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लोड के अक्रॉस, देन ऐसा आके रिटर्न होगा, ठीक है। दैट मीन्स इन दिस केस D1 एंड D2 विल कंडक्ट। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। काफ़ी सिंपल है, फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें हम लोग, एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें हम लोग 4 डायोड यूज़ किए, पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल्स में D4 एंड D3 ये कंडक्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 44। बेस्ड ऑन द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग इन द मेजरिंग नेटवर्क डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर। यहाँ पे वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स आर निकालनी है हमें यहाँ पे। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो वोल्टमीटर रीड कर रहा है वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है, वो है हमारा 5.0, दैट मीन्स 5 वोल्ट, और हमारा जो करंट है वो 0.50 यहाँ पे मेजर कर रहा है, ठीक है, 0.5 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट्स का, ठीक है। तो इन दिस केस में क्या होगा, जो एमीटर का रीडिंग है वो निगेटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव 0.5 एम्पियर्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो करंट डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एज पर द ओम्स लॉ हम लोग क्या कैसे निकाल गए, R इज इक्वल टू V बाय I। वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है हमारा, ठीक है, और करंट कितना है हमारा 0.5 एम्पियर्स, विच विल बिकॉज टू 10 ओम्स, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विच इज 10 ओम्स, ओके। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ इतना दिखा रहा है कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे हमें नोटिस करा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 45। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन विच 10 कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए अगर आपके पैरेलल में कनेक्टेड है तो जस्ट रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है सीरीज में ऐड होते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंस निकलता है। तो अगर आपके पैरेलल में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो जितने भी होंगे पैरेलल में कैपेसिटेंस कनेक्टेड उन सब की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड के 10 कनेक्टेड है, 10 इंटू 10 माइक्रोफैरेड, तो आपका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 100 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल दिस नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लैम्प एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन। लैम्प एफिशिएंसी हम लोग किस में मेजर करते हैं, ल्यूमेन पर वैट में मेजर करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं द रेडिएंट एफिशिएंसी भी हम लोग इसको कह सकते हैं। उसको हम लोग डिफाइन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, दैट एज अ रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएट इन फॉर्म ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड सेंसेशन ऑफ अ विजन जो टोटल एनर्जी रेडिएटेड बट आउट ऑफ बाय द ल्यूमिनस बॉडी, ओके। इसको हम लोग मेजर करते हैं ल्यूमेन पर वैट। आपको ध्यान में रखना होगा इसका यूनिट है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर दिया है, ओके। और इस तरीके से आपको लैम्प एफिशिएंसी आपकी गिवन है, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट कार्बन फिलामेंट लैम्प का लैम्प एफिशिएंसी कितना है, ओके। सबसे ज़्यादा लैम्प एफिशिएंसी कितना है, किसका है, मर्क्यूरी वेपर लैम्प का। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट इज़ नोन एज अ रेडिएंट एफिशिएंसी, ओके, एंड इट इज़ मेजर्ड इन अ ल्यूमेंस पर वैट। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ इस क्वेश्चन नंबर 47। इफ N5 इज इक्वल टू लिंकेज फ्लक्स देन द फ्लक्स पर यूनिट करंट इज डिफाइंड एज इंडक्टेंस। हम लोग इंडक्टेंस का सेंटेंस है ये, ठीक है। N5 इज इक्वल टू लिंकेज फ्लक्स देन द लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज डिफाइंड एज इंडक्टेंस। लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट यहाँ पे हमें पूछा गया। N5 जो है हमारा ये लिंकेज फ्लक्स है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इफ R इज इक्वल टू 0 देन द फेज एंगल बिटवीन VT एंड IT इज इक्वल टू व्हाट। ये रेजिस्टेंस 0 है हमारा, यहाँ पे इंडक्टेंस है, दैट मीन्स ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपको पता है जो करंट है लैग करता है बाय 90 डिग्री टू वोल्टेज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 90 डिग्री। द फेज एंगल between VT and IT is 90 degree. Option B will be correct answer in this case. We'll see the next question, which is question number 49. We'll see our next question. Z1 and Z2 are connected in a series to form a load. A wattmeter's current coil is connected in series with the load, whereas its pressure coil is connected across the Z2. The wattmeter reads power consumed by Z2. जो power consume का जितना होगा Z2 ये वाटमीटर रीड करेगा, ठीक है। क्योंकि ये कम्प्लीटली करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल जैसे रहते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इसको अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर ऑप्शन डी।
देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बताऊंगा, जिसको आपको मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर। सो फीचर्स ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर क्या रहता है? लो स्टार्टिंग टॉर्क, जीरो स्टार्टिंग टॉर्क या फिर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। डीसी सीरीज मोटर का सबसे बेस्ट फीचर है दैट इट हैज़ अ हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ रहता है बिटवीन टॉर्क एंड स्पीड, ठीक है। ज़्यादा लेस स्पीड पे हाई टॉर्क एंड हाई स्पीड पे लेस टॉर्क, ओके। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है डीसी सीरीज मोटर का? इट हैज़ अ हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 26 सितंबर 2019 को हुआ था। जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करा देता हूँ, ओके। सो देखते हैं हमारा जो इस सेशन का क्वेश्चन है दैट इकोनॉमिक्स साइज ऑफ अ कंडक्टर इज डिसाइडेड बाय। इसका मुझे करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।